अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे ज़िंदगी तेरे नाम की 7वीं किस्त। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वो देखें, अर्शमान भी आ गया। अब खुद उससे पूछ ले सारी बात, यही आप लोगों को मुतमईन करेगा। अर्शमान को अंदर दाखिल होता देखकर सलमान साहब ने ड्राइंग रूम में मौजूद सब घर वालों को मुखातिब करते उसकी जानिब इशारा किया था। वो जो सब उस वक्त अजीब सी सिचुएशन का शिकार थे। अर्शमान के निकाह की खबर ने उन सबको ही अपनी जगह हिलाकर रख दिया था। फरहीन बेगम शदीद गुस्से और परेशानी के आलम में साइम के साथ खानजादा विला में पहुंच चुकी थी। अर्शमान सबको बाआवाज़ बुलंद सलाम करता समीर साहब के साथ सोफे पर आ बैठा था। शाइस्ता बेगम परेशानी के आलम में अपने बेटे को देख रही थी, जिसके फैसले से वो भी नावाकिफ़ थी। अर्शमान, क्या है ये सब? हम सब जानते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब तुम्हारा पैशन है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी एक मामूली से केस की खातिर अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला कर जाओगे। फरहीम बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डालें। अर्शमान खानजादा ख़ानदान का सबसे काबिल फर्माबरदार और लाडला बेटा था, जिससे रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश बहुत सी फैमिलीज़ की थी। हमेशा से वो पूरे ख़ानदान में हर एक के सामने इस फ़ख्र के साथ सर उठाकर रही थी कि एसपी अर्शमान खानजादा उनका होने वाला दामाद है। मगर आज इतनी बड़ी खबर सुनकर उनका इत्मीनान छिन चुका था। पप्पो जान, ये कोई मामूली केस नहीं है, इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ, उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं, और ये अहम फ़ैसला मैंने बहुत ही सोच समझ कर किया है। अर्शमान ने बहुत ही तहम्मुल से जवाब दिया था। बाकी सब खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये फ़ैसला सोच समझ कर किया गया है। एक दहशतगर्द की बेटी जिसे कोई अपने घर में मुलाजमा भी ना रखे, तुमने कुछ वक्त के लिए ही लेकिन उसे खानदादा ख़ानदान की बहू का दर्जा दे दिया। भाई अर्शमान से तो मैं फिर भी उम्मीद कर सकती हूँ कि वो जोश में आकर ऐसा कोई फ़ैसला कर सकता है, मगर आप लोग ही कुछ सोच समझ कर काम लेते। फ़रहीन बेगम को अपनी बात की लपेट में सबको लिया था। जो जो अर्शमान के निकाह में शरीक था, साइम को तो वो पहले ही अच्छी खासी दुर्गत बना चुकी थी। रूहीन के बारे में गलत बोलने पर अर्शमान के माथे पर सिलवटें उभरी थी। फ़रहीन, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अर्शमान ने उस लड़की से निकाह उसे इस घर की बहू बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। वो जल्द ही ये मामला हल होते ही उसे छोड़ देगा। सलमान साहब ने उन्हें मुतमईन करना चाहा था। अर्शमान खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। शाइस्ता बेगम को अपने बेटे की खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की नौीद दे रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, अर्शमान को आज ही उस लड़की को तलाक देनी होगी। मैं अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। फरहीन बेगम की बात पर सबकी नज़रें अर्शमान पर उठी थी, जिस पर कब से खामोश बैठे अर्शमान ने अपनी चुप तोड़ते वहाँ मौजूद सब नफूस को साकित कर दिया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस लड़की को मैं अपना नाम दे चुका हूँ और बहुत जल्द बीवी की हैसियत भी दूंगा। आप सबको भी उसे मेरी बीवी और इस घर की बहू की हैसियत से कबूल करना होगा। अर्शमान की बात पर सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। अर्शमान, तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? ये भी कोई बात और वक्त है मजाक करने वाला? सबसे पहले होश सलमान साहब को ही आया था। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अगर ये सब आज सामने ना भी आता तो मैं तब भी आप लोगों से बात करने वाला था। अर्शमान बेलचक अंदाज में बोला। अर्शमान, लगता है तुम भूल रहे हो कि निकाह के वक्त तुमने खुद से और हमसे सबसे क्या बातें कही थी। तुम जैसे इंसान को बिल्कुल जेब नहीं देता अपनी बातों से फिरना। समरीन तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हारी शादी उसी से होगी। उस लड़की को तुम्हें हर हाल में तलाक तो देनी ही होगी। अगर तुम्हें इस सब के लिए टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकते हो। सलमान साहब ने दबे दबे गुस्से में कहते अपना फैसला सुना देता। शाइस्ता बेगम की नज़रें अर्शमान पर टिकी हुई थी। वो इसी लम्हे से डर रही थी जब उनका बेटा उस लड़की की खातिर अपने खानदान के मुकाबिल आ खड़ा होगा। जी याद है मुझे जो कुछ भी मैंने कहा था, और जहाँ तक बात है अपने किए से पलटने की, तो मेरे ख्याल में किसी को नाहक तलाक देकर अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा काम करने से बेहतर है मैं उस दिन बेवकूफ़ी में कहीं अपनी बातों से पलट जाऊँ। लड़की मेरे निकाह में है और मेरी गैरत किसी सूरत ये गवारा नहीं करती कि उससे अपना नाम छीलूँ। और जहाँ तक रही समरीन की बात, तो बहुत अच्छी लड़की है वो, उसे मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। समीर साहब बिल्कुल खामोशी से अपने बेटे को ये जंग लड़ते देख रहे थे। ये बात तो सब फैमिली वाले जानते थे कि मिजाज और अपने फैसलों की पुख्तगी और किसी हद तक जिद में अर्शमान अपने ताया सलमान से भी बहुत आगे था। इस ख़ानदान में अर्शमान ही था जो उनके सामने खड़ा हो सकता था। लेकिन मुझे तुम्हारा ये फैसला किसी सूरत मंजूर नहीं है। मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ जिसमें अपने फैसले पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर लो, क्योंकि इसके बाद जो फैसला मैं करूँगा वो शायद सब पर ही गिरा गुजरे। सलमान साहब को अर्शमान अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ था। उन्होंने हमेशा हर बात में अर्शमान की मर्ज़ी को ज़रूर अहमियत दी थी, यहाँ तक कि उस दिन उसके निकाह वाली बात भी आराम से मान ली थी, बल्कि उसके साथ मिलकर बाकी सबको भी राज़ी किया था। मगर आज उन्हें अर्शमान के अंदाज ने बहुत हर्ट किया था। अगर वो ऐसा ही चाहता था तो आराम से आकर पहले उनसे बात कर लेता, लेकिन आज सबके सामने अर्शमान के इस तरह अपनी बात से उलट चले जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सलमान साहब वहाँ से उठकर जा चुके थे।
देख लिया भाभी, आप सबने, जो लड़की अभी यहाँ आई नहीं है वो कैसे पहले ही इस घर की बुनियाद हिलाने की कोशिश करवा रही है। उसने कुछ दिनों में ही हमारे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसी बेशर्म लड़कियाँ खानजादा खानदान की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं। फरहीन बेगम का बस नहीं चल रहा था अनजान लड़की का गला ही दबा दें, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही अर्शमान ने उन्हें टोक दिया था। पप्पू जान प्लीज़, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इससे भी कहीं ज़्यादा नापसंद है मुझे मेरी बीवी को डिसरिस्पेक्ट किए जाना। सो प्लीज़ आप इसके खिलाफ कोई वर्ड भी गलत मत बोलिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अर्शमान दो टोक अंदाज में उन्हें अच्छे से बावर कराता वहाँ से निकल गया था, जिसके बाद फरीन बेगम भी मुंह में कुछ बड़बड़ाती वहाँ से चली गई थी। बाकी सब खामोशी से सर पकड़कर वहीं बैठे रह गए थे। सबको एक ही परेशानी सता रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार सलमान साहब के फैसले सामने जो खड़ा था वो उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़िद्दी था। अर्शमान का दिमाग अच्छा खासा ख़राब हो चुका, इसलिए वो घर की भुजल फिज़ा में रहने के बजाय रोहिन के पास आ गया था ताकि अपना मूड बहाल कर सके। और ऐसा ही हुआ था। रोहिन पर नज़र पड़ते ही अर्शमान की सारी जहनी और जिस्मानी थकावट ख़त्म हो गई थी। अर्शमान के इंतज़ार में ही बैठे बैठे रोहिन वहीं डाइनिंग रूम में सोफे पर सो चुकी थी। टीवी अभी भी ऑन था और रोहिन के हाथ में पकड़ा रिमोट भी बस छूटने ही वाला था। अर्शमान ने टीवी ऑफ करते आगे बढ़कर रोहिन के हाथ से रिमोट ले लिया था। करीब आने पर उसकी नज़रें रोहिन के सिरापे पे उलझ गई थी। पिंक लिबास में जिसका दुपट्टा रोहिन की गोद में गिर चुका था, गुलाबी नरमाहटों से सजे चेहरे की साथ घनेरी पलकों की बाढ़ गिराए वो अर्शमान के होश ठिकाने लगा गई थी। रोहिन के खुले बाल उसके चेहरे के गिर्द बिखरे अर्शमान की राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। अर्शमान ने उसके बालों को इस बात का इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते हाथ बढ़ाकर स्याह नरम जुल्फों को उसके चेहरे से पीछे कर दिया था, जैसे उन्हें यह बावर करा गया हो कि उसके चेहरे को छूने का हक सिर्फ उसका है। अर्शमान नहीं चाहता था कि रोहिन को रूम में लेकर जाने से उसकी नींद खराब हो, इसलिए कंबल लेने के लिए कमरे की जानिब बढ़ गया था। वापस आकर अर्शमान ने पहले रोहिन की एक जानिब ढलकी गर्दन सीधी की और फिर उस पर अच्छे से कंबल उड़ा दिया था। अर्शमान जैसे ही मुड़ने लगा रोहिन की गर्दन पर सोफे की बैग से नीचे ढलक गई थी, जिस पर मुस्कुराते अर्शमान अंदर जाने का इरादा तर्क करते रोहिन के साथ जा बैठा था। रोहिन के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम करते अर्शमान ने उसके सर अपने कंधे पर रख दिया था। रोहिन जो ठंड की वजह से सुकड़ी सिमटी पड़ी थी, अर्शमान की जानिब से गरमाइश मिलते ही नींद में मजीद उसके करीब हो गई थी। रोहिन को खुद में छुपता देखकर अर्शमान के होठों की दिलफरेब मुस्कुराहट छू गई थी। उसे यूं ही वारफ्तगी से देखते अर्शमान ने दोनों के गिर्द अच्छे से कंबल लपेटते रोहिन के बालों में अपनी पेशानी टिकाते आंखें मूंद ली थी। सुबह 6 बजे के करीब रोहिन की नींद से बेदार होती आंखें खोल दी थी। अपने माथे पर किसी गर्म सांसें महसूस करते रोहिन का दिल बहुत जोर से धड़का था। इतना तो वो अच्छे से जान गई थी कि इस घर में अर्शमान के अलावा कोई और एंटर नहीं हो सकता। जैसे ही उसके हवास पूरी तरह बेदार हुए, रोहिन ने खुद को पूरी तरह से अर्शमान के हिसार में कैद पाया था। अर्शमान के इतना करीब होने पर रोहिन का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था और ज़्यादा उजाला तो उसे उस वक्त महसूस हुई जब उसने अपने बाजू अर्शमान के सीने के गिर्द लिपटे देखे थे। रोहिन ने फौरन से अपने बाजू पीछे खींच लिए थे और आहिस्तगी से उसके हिसार से निकलना चाहा था, लेकिन अर्शमान की कसरती बाजू अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में ही रोहिन के पसीने छूट चुके थे। रोहिन किसी तरह से भी अर्शमान से दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके लंबे बाल एक साइड से अर्शमान के पीछे दबे हुए थे। रोहिन ने चेहरा मोड़ते बेबसी से अर्शमान की जानिब देखा था, जो आंखें मूंदे उसे गहरी नींद में लगा था। हमेशा उसे देखने से इश्तराब बरतने वाली रोहिन इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से उसके बेहद वजी चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पाई थी। हर वक्त अकड़ दिखाने वाला उसका सड़ियल पुलिस वाला इस वक्त सोया हुआ उसके दिल के तार बुरी तरह छेड़ गया था। रोहिन अपनी सारी शर्म झिझक साइड पर रखती अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे मालिहाना नज़रों से देखे गई थी। इसे हर बार की तरह इस वक्त भी समरीन की किस्मत पर रश आया था कि जिसकी किस्मत में अर्शमान खानजादा जैसा शानदार मर्द था। रोहिन अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़े पर अफसरदगी से मुस्कुरा दी थी, जो चाहने के बावजूद उस शख्स को पाने की दुआ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोहब्बत की कोंपल दिल में खिलने के साथ साथ वो उसके ना मिलने के दर्द से भी आशना हो चुकी थी। वो अपनी खुशी की खातिर किसी और लड़की की खुशियाँ नहीं छीनना चाहती थी, जिसका उसके मुताबिक अर्शमान पर पहला हक था। रोहिन का अर्शमान के मजबूत हिसार से निकलने पर ज़रा बराबर भी दिल नहीं चाह रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अर्शमान के चौड़े मजबूत सीने पर सर रखकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे। यार, अब मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ कि तुम मुझे इतना करीब बैठकर इतनी मोहब्बत से देखोगी और मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। रोहिन अपनी सोचों में गुम यकटक अर्शमान को तके जा रही थी, जब उसके इस तरह अचानक आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहने पर रोहिन की चीख निकल गई थी। रोहिन के यूँ सहम जाने पर अर्शमान का कहका बरामद हुआ था। इतना बहादुर पुलिस वाले की बीवी इतनी डरपोक है। अर्शमान ने बेख्तियार झुककर उसके अधखुले निचले होठ को चूम लिया था। अर्शमान के लमस पर रोहिन का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। वो अर्शमान की इतनी जुर्रत पर बेयकीनी से आंखें फाड़े उसे देखे गई थी। उसने जल्दी से अर्शमान के हिसार से निकलना चाहा, मगर उसकी इतनी मज़ाहमत के बावजूद अर्शमान के बाजू टस से मस भी नहीं हुए थे। देखें प्लीज़, आपको मेरे इतना करीब आने का कोई हक नहीं है और ना ही मैं आपको ऐसी कोई इजाज़त देती हूँ। सो छोड़े मुझे, मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। रोहिन अपने लहजे में मजबूत बनाते हुए गुस्से से बोली
और हमेशा की तरह उसका गुस्सा लहजे से तो नहीं मगर उसकी सख्त बनाने की कोशिश किए गए एक्सप्रेशन से अपनी हल्की सी झलक दिखा आ रहा था। ओह रियली मुझे हक नहीं है तो मैडम तुमसे भी ज़्यादा मेरा हक है और तुम्हारे करीब आने की इजाज़त लूँगा, वो भी मैं और तुमसे। अच्छा मजाक है। आयुष्मान उसकी बात का मजाक बनाते शोखी से बोला था, मेरी जान अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम्हारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। जब मैंने अपना हक वसूल करना चाहा फिर क्या करोगी तुम? आयुष्मान ने उसकी आंखों से झांकते बेबाकी से उसे अपने हक समझाना चाहा था और साथ ही झुककर रूहीन की थोड़ी पर मौजूद गड़े पर होंठ रखते उसकी जान मजीद मुश्किल में डाल दी थी। रूहीन के लिए कुछ भी बोलना बहुत दुश्वार हो गया था। आयुष्मान के अल्फाज और होठों के लमस के साथ साथ उसकी हाथ की नरमी से अपने बालों में रेंगते महसूस करके रूहीन की जान हलक में अटक चुकी थी। आपने निकाह करने से पहले मुझे कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे पर किसी किस्म का कोई हक नहीं होगा। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, ये गलत है। रूहीन का कमज़ोर सा एहतजाज एक बार फिर सामने आया था। मैं अपने कहे से पीछे नहीं हट रहा बल्कि हट चुका हूँ मेरी जान, और अपने हलाल रिश्ते को निभाना गलत बिल्कुल भी नहीं है। आयुष्मान ने अपने अंगूठे से उसके गालों की नरमाहट महसूस करते खुमार आलूद लहजे में कहा था। रूहीन को तो लग रहा था कल निकाह की हकीकत सबके सामने आ जाने पर शायद अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उसे छोड़ देगा, मगर यहाँ तो काया ही पलटी हुई पड़ी थी। आयुष्मान तो पहले ही रखा जाने वाला लिहाज भी ख़त्म कर चुका था। रूहीन आयुष्मान से कल के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अब आयुष्मान के तेवर देखकर उसे नहीं लग रहा था कि वो कोई सीधा जवाब देगा। मुझे नमाज पढ़नी है, प्लीज़ जाने दे। रूहीन ने आखिरकार हार मानते उससे मुल्तजी अंदाज में कहा था, ओके माई क्यूट वाइफ, लेकिन मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो। एसपी आयुष्मान खाजा तुम पर बुरी तरह फिदा हो चुका है, जिसकी कैद में अब तुम जिंदगी भर आज़ाद नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी। आयुष्मान झुककर एक इस्तेहाक से भरपूर लम्स उसके गाल पर छोड़ता उसके पास से उठता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। आयुष्मान के रूम में बंद होता देखकर रूहीन ने बेजान होते सोफे की बैग से सर टिका दिया था। ये शख्स तो अपने लिए दिए अंदाज से पहले ही उसे अपने असीर कर चुका था। रूहीन की मुसलसल मुखालफत करने के बावजूद भी उसका दिल बगावत करते आयुष्मान खानजादा को अपने पूरे जानलेवा जाहो जलाल के साथ खुद में बसा चुका था। अब आयुष्मान का ये नया अंदाज उस नाजुक जान पर अलग ही कयामत ढा गया था। आयुष्मान का यूँ इस्तेहाक जताना रूहीन के दिल के एक कोने में खुशियों की बहार ले आया था, मगर दूसरी तरफ बहुत सारे खदशात ने भी सर उठा लिया था जो उसे पूरी तरह खुश नहीं होने दे रहे थे। रूहीन को लग रहा था कि आयुष्मान के ख़ानदान वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे और आयुष्मान भी आखिर कब तक लड़ेगा उसकी खातिर अपने घर वालों से। आयुष्मान को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था, एक दिन उनके प्रेशर में आकर वो उसे छोड़ देगा और रूहीन इस मकाम पर खुद को लाना ही नहीं चाहती थी। रूहीन के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि समरीन और आयुष्मान की मंगनी इतने टाइम से रही है। आयुष्मान के दिल में समरीन की कोई मकाम तो ज़रूर होगा और समरीन की आंखों में तो खुद उसने आयुष्मान के लिए वालेहाना चाहत देखी थी। ये सब बातें मिलकर रूहीन को अजीब से एहसास का शिकार कर रही थी और यही खदशात मिलकर उसे आयुष्मान के बढ़ाया गया मोहब्बत भरा हाथ थामने से रोक रहे थे। रूहीन अपने पापा जानी जो कभी उसका फ़ख्र हुआ करते थे आज उनके हवाले की वजह से ही एहसास कमतरी का शिकार थी। खुद में कोई खामी ना होने के बावजूद वो खुद को आयुष्मान जैसे इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के काबिल नहीं समझ रही थी। रूहीन को यूँ महसूस हो रहा था कि आयुष्मान सिर्फ वक्ती जज्बात के तहत उसके करीब आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह उस्मान नज़ीर है। आयुष्मान जैसे इंसान की गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने निकाह में मौजूद लड़की को छोड़कर किसी और के हवाले कर दे। रूहीन अपनी ही सोचों में अच्छी खासी झुंझला चुकी थी। आयुष्मान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस लड़की की खातिर वो अपने पूरे ख़ानदान से लड़ रहा है वो उसके हवाले से किस कदर बदगुमान है। बिलाल, मुझे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं देना। जो पूछा है वो बताओ। मुझे कल एयरपोर्ट छोड़ने आओगे या मैं खुद ही कुछ मैनेज कर लूँ? अंदलीब अपने मखसूस अंदाज में उसकी बातों पर गुस्से से दांत पीसी तड़क कर बोली। अंदलीब ने उस दिन अर्जम से मिलने के बाद हफ्ते के बजाय 3 दिन बाद की टिकट्स बुक करवा ली थी। कल उसने हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ कर चले जाना था। अंदलीब, वो तो मैं ज़रूर आऊँगा, मगर आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरह अचानक क्यों जा रही हो? क्या बात है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। बिलाल को अंदलीब के इस तरह अचानक बिना किसी को बताए बगैर पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। ज़्यादा मेरा दादा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो और खबरदार जो किसी के आगे अपना मुंह खोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अंदलीब बिलाल से बात करती गाड़ी में आ बैठी थी और कुछ देर मजीद उसकी बात करने के बाद अंदलीब ने कॉल बंद कर दी थी। कॉल बंद कर दी थी जब एक बार फिर उसके मोबाइल पर अज़म का नाम जगमगाया था, मगर अपने दिल पर पत्थर रखते अंदलीब ने मोबाइल साथ वाली सीट पर उछाल दिया था। अर्जन सुबह से न जाने कितनी बार कॉल कर चुका था, मगर हर बार अंदलीब ऐसे ही जवाब दे रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद से लड़के इतनी सारी हिम्मत जमा की थी अर्जम से बात करके उसे देखकर वो एक बार फिर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो किसी सूरत अर्जम का सामना नहीं करेगी और जल्द यहाँ से निकल जाएगी। अंदलीब अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। अंदलीब ने मिरर सीट सेट करते जैसे ही और से पिछली गाड़ी में
बैठे नफूस को देखा, उसका दिल जोर से धड़क होता था। अर्जम गुस्से भरे सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रोड पर ट्रैफिक होने की वजह से वो करीब नहीं आ पा रहा था। अंदर में ट्रैफिक वाले एरिया से निकलते ही गाड़ी की स्पीड तेज करते आगे बढ़ा दी थी। अर्जम ने मजीद गुस्से से भड़कते अपनी गाड़ी की स्पीड उससे भी डबल कर दी थी और कुछ ही लम्हों में उसे क्रॉस करता अर्जम ने एक झटके से गाड़ी अंदीप का रास्ता रोकते बिल्कुल सामने आग खड़ी की थी, जिस पर अंदीप ने फौरन स्पीड कंट्रोल करते बर वक्त ब्रेक लगाई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी गाड़ी अर्जम से टकरा जाती और ऐसा तो वो मरकर भी नहीं होने दे सकती थी। अर्जम ने पूरे गजो गजब के साथ तैश के आलम में अंदलीप की जाने बढ़ा था। झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलते अर्जम ने उसका बाजू पकड़कर घसीट कर बाहर निकाला था और गाड़ी के बोनट पर पटकते अर्जम उसे गिरद बाजू टिकाए उसे अपने हिसार में लिया था। अंदलीप अर्जम की जानिब देखने से इज्तनाब करती बिल्कुल नजरें झुकाए हुए थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा इग्नोर किया जाना सख्त नापसंद है और 2 दिन से मैं न जाने कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, क्यों नहीं रिसीव की तुमने मेरी कॉल? अंदलीप को अभी भी नजरें ना मिलाते देखकर अर्जम का दिमाग खराब हुआ था। मैंने जरूरी नहीं समझा इसलिए। अंदलीप की नजरें पैरों पर टिकी हुई थी। अंदलीप खालिद ये सब मत करो, बहुत भारी पड़ सकता है ये सब तुम पर। अर्जम की नजरें उसके खूबसूरत नकूश पर फिसल रही थी। उसका हुलिया देखकर अर्जम के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अंदलीप उसके दिए जाने वाली वार्निंग के जेर असर आज अपने बेबाक लिबास के बजाय ढीली ढाली लॉन्ग ब्राउन शर्ट, लॉन्ग शर्ट और प्लाजो में मलबूसी और हैरत अंगेज तौर पर आज तो उसने दुपट्टा भी ले रखा था। अर्जम को अब एहसास हो रहा था कि ये लड़की वाकई प्यार की भूखी थी, जो प्यार के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। और मीर अर्जम हैदर जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है उससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और तुम्हें मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। वो सिर्फ एक जिद थी जो कि मैं पूरी कर चुकी हूँ और मुझे तुमसे और इस बराए नाम मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारे अल्फाज में तुम्हें ही लौटाती हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले तुमने मेरे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ कि मुझे भी मीर अर्जम हैदर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदलीप अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर खुद पर काबू पाते अर्जम की आंखों में झाँक कर बोली थी। उसकी बात पर बिना कुछ बोले अर्जम खामोशी से उसे देखे गया था। अर्जम 2 दिन से ये सोच सोच कर थक गया था कि आखिरकार अंदलीप ऐसा क्यों कर रही है। इतना तो उसे यकीन था कि अंदलीप जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। वो आज भी उसकी आंखों में अपने लिए वही वालेहाना चाहत देख सकता था जो पहले दिन से देखी थी। जो धोखा और फरेब तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता था। वहाँ खड़े खड़े अचानक अंदलीप को अपने सर में दर्द की टीस उठती महसूस हुई थी। लड़खड़ा कर गिरने से बचने के लिए अंदलीप ने अर्जम का बाजू थाम लिया था, मगर उसको इतना शदीद सर दर्द था कि कुछ ना समझता अंदलीप ने आगे बढ़कर अर्जम के चौड़े सीने पे अपना सर रख दिया था। उसके सीने से लगकर थोड़ी खड़ी दोनों हाथों से उसकी शर्ट सीने में जकड़े वो अर्जम को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी, जो उसी की तरह उसके सीने से लगकर रहना चाहती थी, मगर कोई चीज़ उसे अर्जम से दूर जाने पर मजबूर कर रही थी। अर्जम को उसी बात का पता लगवाना था। उसने अंदलीप के गिर्द अपना मजबूत बाजुओं का हिसार बांधे उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। अपने अंदर का हर दुख, दर्द और तकलीफ बयान कर सकती हो तुम। आई प्रॉमिस तुम्हें ऐसे ही हमेशा सीने से लगा कर रखूंगा। अर्जम ने झुककर उसे कान में सरगोशी की थी। अंदलीप ने अर्जम की गुर्बत में खुद को पिघलता महसूस किया था। मैं नफरत करती हूँ तुमसे मीर, तुम भी करो ना मुझसे वैसे ही नफरत। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ जो सिर्फ नफरत के काबिल है, मुझे मोहब्बत रास नहीं आती। अर्जम के सीने से अपनी शर्ट पर नमी सी महसूस हुई थी। अंदलीप के अल्फाज और उस तरह रोना अर्जम को गहरी फिक्र में मुब्तला कर रहा था। मैं गलत था, नहीं हो तो नफरत के काबिल तुमसे ज़्यादा प्यारी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है, जो सच्चे दिल की मालिक मुनाफिकत से पाकर तुम्हारे मीर को तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी जो कभी नफरत में नहीं बदल सकती। अर्जम को अंदलीप का वजूद हिचकियों की वजह से होले होले लरसता महसूस हुआ था। अंदलीप की यह हालत अर्जम को तकलीफ दे रही थी। ये सितम के वो असल बात से नावाकिफ था और ये पागल लड़कियों से कुछ बताने पर भी तैयार नहीं थी। अर्जम की मोहब्बत पर अंदलीप का दिल बेख्तियार चाहा कि काश वो तल्ख हकीकत उसके बीच ना आती तो वो कभी अपने मीर से दूर होने का सोचती भी नहीं, मगर अब उसे ऐसा करना था। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अंदलीप अर्जम की बाहों का हिसार तोड़ती उससे दूर हुई थी। मुझे 1 दिन की और मोहलत चाहिए, फिर से सारी बात क्लियर कर दूंगी। सिर्फ 1 दिन की मोहलत। अंदलीप अपनी भीगी नम पलकें उठाकर अर्जम के वजी चेहरे को आखिरी बार अपनी आंखों में बसाते हुए बोली थी। ठीक है, मगर इस बार अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फिर मेरी सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अर्जम ने नरम नजरों से उसकी जानिब देखते मोहब्बत से वार्न किया था, जिस पर अंदलीप इस बात में सर हिलाती जल्दी से उसकी निगाहों से उजल हुई थी। मैंने कहा था ना कि आयुष्मान भाई समरीन से शादी नहीं करेंगे, वो उन्हें पसंद नहीं है। आरजू अपने कॉलर पकड़कर सबको अपनी बात याद दिलाती फ़ख्र से बोली थी। बात ये नहीं है आरजू, आयुष्मान ने समरीन से मंगनी कर ली थी तो उससे शादी भी कर लेता अगर आयुष्मान की ज़िंदगी में वो दूसरी लड़की ना आती जिससे आयुष्मान का निकाह हुआ है। और समरीन से भी कई गुना मजबूत ताल्लुक जुड़ा है। निकाह की बहुत ताकत होती है जो आराम से 2 बिल्कुल अजनबी दिलों को आपस में जोड़ देती है। मंगनी तो इस रिश्ते के आगे कोई अहमियत ही नहीं रखती। जैनब आरजू की बात काटते हुए बोली। उस दिन आयुष्मान और सलमान साहब की बहस के बाद खानदान मिला में अजीब सी फिजा फैली हुई थी। फरहीन बेगम ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अगर आयुष्मान ने उस लड़की को तलाक देकर सबनी से शादी ना की तो वो पूरे खानदान से ताल्लुक तोड़ लेंगी। सबने उन्हें मनाने और ठंडा करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। सलमान खानजादा भी आयुष्मान से बहुत सख्त नाराज थे, जिसने उनको पहले एतमाद में लेने के बजाय
सबके सामने शर्मिंदा करते हुए बिल्कुल साइड पर कर देता। अरशमान तो ऐसे अपनी बात पर डटा हुआ था कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। समीर खानज़ादा और शाइस्ता बेगम इस मामले में बिल्कुल खामोश थे। उनकी खामोशी इस बात का सबूत दे रही थी वो अपने बेटे के इस फैसले में उसके साथ खड़े हैं। अगर शाइस्ता बेगम ने रूहीन को उस रात पार्टी में ना देखा होता तो शायद वो कभी बाकी घर वालों की तरह अरशमान की बीवी के मुतालिक अजीब से खदशात का शिकार होती, मगर उन्हें कहीं ना कहीं रूहीन की मासूमियत अट्रैक्ट कर चुकी थी और उन्हें वो अपने सख्त मिजाज और टफ पर्सनैलिटी के मालिक बेटे के लिए पसंद भी आई थी। जो भी है, मुझे इस सारी सिचुएशन पर बहुत मज़ा आ रहा है। कब से खामोश बैठी मीरब ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। मीरब को अपनी बात के जवाब में सबकी जानिब से ज़बरदस्त किस्म की घूरी मौसूल हुई थी। आज वो सारी कज़न्स अपनी फेवरेट जगह टेरिस पर बैठकर घर के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल कर रही थी, क्योंकि सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठने वाला था, कौन अपनी बात से पीछे हटेगा, आयुष्मान या फिर सलमान खानज़ादा। दोनों एक जैसे मिजाज और तबीयत के मालिक थे। वैसे क्या लगता है तुम सबको, ताया जान और आयुष्मान भाई में से कौन हार मानेगा और पीछे हटेगा अपनी बात से? अरीज ने सबकी जाने सवालिया अंदाज में देखकर पूछा था। ताया जान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यही लगता है कि वो किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे, मगर दूसरी जाने पर आयुष्मान भाई जिस तरह उस लड़की के मजबूत लहजे में जिक्र करते सबके सामने किसी भी तरह अंजाम से बेपरवाह डटकर खड़े, यही साबित कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़की को पूरी इज्जत के साथ इस घर की बहू बनाकर रहेंगे। लारेब की बात पर सबने उसकी तारीफ की थी कि मामला भी 50-50 था, मगर आयुष्मान का यह मुकदमा जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। डायलॉग मारने में सबसे आगे है ये सड़ियल पुलिस वाला। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि अब 2 दिन हो चुके हैं, आना तो दूर की बात, एक कॉल तक नहीं की। रूहीन गुस्से से यहाँ वहाँ टहलती बनाती फिर रही थी। अगर एक दिन भी आयुष्मान उसके पास ना आता और कॉल नहीं करता तो रूहीन न जाने कितनी ही वसवसों में घिर कर न जाने क्या क्या सोचकर अपने सर में दर्द कर देती थी। इन 2 दिनों में उसने न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसे यही लग रहा था कि आयुष्मान शायद उसे भूलकर अपनी फैमिली वालों की बात मान चुका है, अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। इस सोच के आते ही आयुष्मान के सामने बड़ी बड़ी बातें कर जाने वाली रूहीन को अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। रूहीन अभी न जाने और भी क्या क्या सोचती जब उसके मोबाइल बज उठा था। रामीन का नंबर देखकर रूहीन मुस्कुराई थी। उसकी रामीन से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रामीन उसकी बोरियत के ख्याल से दिन में तकरीबन रोज ही उसे कॉल करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, तंग आ गई हूँ यहाँ अकेले बैठ कर। रामीन की आवाज़ सुनते ही रूहीन फट पड़ी थी। उसकी झुंझलाती आवाज़ सुनकर रामीन हंस दी थी। तो चलो फिर शॉपिंग पर चलते, अपने मिजाजी खुदा से इजाज़त ले लो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से रेडी हूँ तुम्हारी बोरियत ख़त्म करने के लिए, मगर तुम्हारे उस पुलिस वाले को तुम्हारे हवाले से खुद के अलावा किसी पर ट्रस्ट ही नहीं, ना ही किसी को तुम्हारे पास आने देता है, ना ही अपने अलावा किसी के साथ बाहर जाने की इजाज़त। मगर फिर भी तुम एक बार फिर पूछ लो। रामीन ने तुम फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की थी, मगर साथ ही आयुष्मान की शान में पूरा कसीदा भी सुना दिया था। रामीन के मुताबिक आयुष्मान रूहीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अभी उसके मामले में इतना पॉजिटिव था। इजाज़त दे ही ना दे, रहने दे, उनसे पूछने से बेहतर है मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। रूहीन जो शॉपिंग के नाम पर एक्साइटेड हुई थी, मगर फिर आयुष्मान के सीधे 2 टोक इनकार का सोचकर उदास हुई थी। यार तुम एक बार पूछो तो सही, क्या पता मान ही जाए, इतने खड़ूस भी नहीं है मेरा भाई। रामीन ने इस तरह अच्छी तरह से हिम्मत दिलाने कर आयुष्मान से बात करने पर राजी करते फ़ोन बंद कर देता। पहले तो रूहीन की अना उसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि उस बंदे को कॉल करे जिसने पिछले 2 दिन से उसकी खबर भी नहीं ली थी, मगर फिर उसे बहाने आयुष्मान की आवाज़ सुनकर उससे बात करने की खातिर रूहीन के दिल के आगे हार मानकर आयुष्मान को कॉल मिला दी थी। आयुष्मान जो किसी मीटिंग में बिजी था, रूहीन की कॉल देखते फिक्रमंद होते कॉल रिसीव की थी, क्योंकि आज से पहले वो उसे इस तरह मैसेज और कॉल करता था। रूहीन की जानिब से तो कभी पहल में एक मैसेज तक नहीं आया था। इस वक्त कॉल देखकर उसका परेशान होना बनता था। रूहीन क्या हुआ, तुम ठीक हो, सब ठीक है वहाँ? आयुष्मान ने रूहीन के कुछ बोलने से पहले ही बेचैनी से बोला था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जितनी आपको मेरी फ़िक्र है सब पता है मुझे, ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल की है कि मुझे रामीन के साथ शॉपिंग पर जाना है। अपने बारे में खड़े किए इन मुस्टंडों को बोलने के मुझे जाने दें। रूहीन की नरूठी आवाज़ सुनते आयुष्मान का बेसाख्ता कहंगा गुंजा था, जिस पर मीटिंग में बैठे सब लोग हैरत से उसकी जानिब देखने लगे थे। आयुष्मान को उनके बाहर जाने का कहते चेयर पर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया था। 2 दिन से वो उस्मान नज़ीर के ख़िलाफ़ केस पर काम करते, उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करता इस कदर बिजी था कि 1 मिनट सो भी नहीं पाया था और अब थकावट से उसका बुरा हाल था। मगर अपनी लाडली बीवी की आवाज़ सुनते वो एकदम रिलैक्स हुआ था। उसकी खुद से बढ़ते जाने वाली लापरवाही की तरफ से ध्यान दिलाती उसे अपने अंदरूनी हालात से काफ़ी हद तक आगाह कर गई थी। मेरी जान, जितनी मुझे फ़िक्र तुम्हारी फ़िक्र है इतना किसी को भी नहीं है, और काश तुम ये बात मेरे सामने बोलती तो इसका यकीन मैं तुम्हें अमली तौर पर भी करके दिखाता। आयुष्मान के जवाब पर रूही ने अपना सर पीट लिया था। क्या था ये शख्स जो हर बात में किए अपने के मतलब की बात ढूंढ लेता था? मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, मैंने जो कहा है उसका जवाब दे। रूही ने तपे तपे लहजे में आयुष्मान को दूर बैठे ही उस पर बहुत प्यार आ रहा था। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जा सकती हैं शॉपिंग पर। मेरे इन बाहर खड़े मुस्टंडों को भला इतनी जरूरत कि वो आपको रोक सकें? रूही से बात करते आयुष्मान की 2 दिन की थकन ऐसी उड़नछू हो गई थी, वो खुद को एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। आयुष्मान की बात पर रूही ने हैरत से आंखें फाड़े मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा था कि क्या ये वाकई आयुष्मान ही
है ना, वो उसे इतनी आसानी से कैसे इजाज़त दे सकता है। मगर यकीन आते ही रूहीन ने मजीद अरशमान की कोई बात सुने बगैर ही कॉल काट दी थी और खुशी से रामीन के मैसेज करते चेंज करने के लिए रूम की जानिब बढ़ गई थी। अगले 15 मिनट में रूहीन ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठी थी। रामीन ने उसे शॉपिंग मॉल में ही मिलने का मैसेज किया था। गाड़ी मॉल की पार्किंग में रुकी थी जब उसे रामीन का एक और मैसेज मिला था, हैव अ नाइस एंड रोमांटिक डे विद योर डैशिंग हबी। रामीन के मैसेज पर रूहीन ने नासमझी से स्क्रीन को घूरा था। इससे पहले कि वो कुछ समझती उसकी साइड का दरवाज़ा खोलता अरशमान ने आगे कुछ झुकते हाथ बढ़ाया था। अरशमान को देखकर रूहीन की धड़कनें तेज़ हुई थी। उसने आंखें फाड़े बेयकीनी से अरशमान की जानिब देखा था। उसकी खातिर वो अपना काम छोड़कर यहाँ पहुँच गया था। आप? रूहीन ने उसका बड़ा हाथ इग्नोर करते हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। मेरी प्यारी वाइफ को अगर शॉपिंग का मूड होगा तो मैं उसे ऐसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? अरशमान ने रूहीन को मुस्कुराकर जवाब देते अपनी बड़े हाथ को थामने की जानिब इशारा किया था जिसमें रूहीन की झिझक महसूस हो रही थी। मगर वो फिर बहुत दिक्कतों से हिम्मत जमा करके रूहीन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी, जिस पर अरशमान ने बहुत ही नरमी से अपने लब रखते उसे बाहर निकाला था। अर्ज़म अपने एक दोस्त की इयादत के लिए हॉस्पिटल आया था। वो उससे मिलकर जैसे ही उसके रूम से निकला उसे अंदलीब रोते हुए डॉक्टर के रूम से निकलकर बाहर की जानिब तेज़ कदमों से जाती हुई नजर आई थी। अर्ज़म अंदलीब को वहाँ देखकर बहुत हैरान था। जहाँ तक वो जानता था अंदलीब को एक्सीडेंट से सर पर मामूली सी चोट आई थी जो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। वहाँ खून ज़्यादा बह जाने की वजह से कमजोरी उसे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मगर उसके भी ट्रीटमेंट हो चुका था। तो अंदलीब अब हॉस्पिटल में क्या कर रही थी और रो क्यों रही थी? अर्ज़म को लग रहा था कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वो मिस कर रहा है। हॉस्पिटल से जाने के बाद ही तो अंदलीब का रवैया चेंज हुआ था। उसके सोचते अर्ज़म उसे डॉक्टर के ऑफिस की जाने पड़ा था जहाँ से अंदलीब निकल कर गई थी। मैं आई कम इन? अर्ज़म ने डोर नॉक करते डॉक्टर अदलिया को मुतवज्जा किया था जो सर हाथों में गिराए किसी बहुत गहरी सोच में घूमती। यस प्लीज़। अर्ज़म को देखकर डॉक्टर अदलिया चौंक कर सीधी हुई थी। आए प्लीज़। इशारा तशरीफ़ रखें। डॉक्टर अदलिया ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते कुर्सी की जानिब इशारा किया था। वो उसे पहचान चुकी थी। ये वही शख्स था जो उस दिन अंदलीब को हॉस्पिटल आया था, जिस पर अर्ज़म गहरा सांस भरते उसके सामने आ बैठा था। अभी अभी जो लड़की यहाँ से निकल कर गई है अंदलीब खालिद, मुझे उसके मुतालिक जानना है। वो क्यों आई थी यहाँ और वो रोते हुए क्यों निकल कर गई हैं? क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? अर्ज़म की बात पर डॉक्टर अदलिया ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया था, मगर अर्ज़म के चेहरे पर अंदलीब के लिए वाज़ेह फ़िक्र उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। क्या मैं जान सकती हूँ आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या लगते हैं आप अंदलीब के जिसकी बिना पर आपको अंदलीब के पर्सनल मैटर के मुतालिक कुछ भी बताऊँ? डॉक्टर की बात पर अर्ज़म होले से मुस्कुराया था। अभी तो कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द उसके शौहर के ओहदे पर फायज होने का इरादा रखता हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। डॉक्टर अदलिया ने अर्ज़म की बात पर झटके से सर उठाते उसकी जानिब देखा था। आई थिंक मेरी इतनी बड़ी बात से आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा मेरी लाइफ में क्या मकाम रखती है। वो उसकी पर्सनल जानने का हक रखता हूँ मैं। अर्ज़म की बात पर डॉक्टर अदलिया को उसकी मुश्किल में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। वो जो अंदलीब की जिद के आगे हिम्मत हार कर बैठ गई थी और ये शर्मिंदगी के रोज़े महशर वो अपनी अजीज़ दोस्त को क्या मुँह दिखाएंगी उसको सुकून नहीं लेने दे रही थी। अर्ज़म का पुरयकीन अंदाज देखकर उन्हें अपना सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ तिलकता हुआ महसूस हो रहा था। अगर आप वाकई अंदलीब से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मेरी ये बात आपकी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है, जिसमें सुरखरू होना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि डूबती कश्ती पर सवार करना कोई पसंद नहीं करता। डॉक्टर अदलिया की बात पर अर्ज़म की पेशानी में फिक्रमंदी की लकीरें गहरी हुई थी। उसके दिल को जैसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। अगर आप प्लीज़ पहलियाँ भिजवाने के बजाय मुझे पूरी बात बताएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्ज़म को उसका ये सस्पेंस उस वक्त जहर लगा था। बताऊँगी, सारी बात बताऊँगी, मगर इससे पहले कुछ और बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अदलिया अर्ज़म हैदर को जानती नहीं थी, इसलिए वो देखना चाहती थी कि सारी हकीकत जानकर ये बेहद वजी शख्स अंदलीब की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा या वाकई उसकी सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए उन्होंने पहले अंदलीब की गुजरी सारी ज़िंदगी उसके सामने रख दी थी। उसकी माँ के बदकिरदार कहकर घर से निकाल देना जाना, बाप की दूसरी शादी कर लेना और फिर उन दोनों का हमेशा अंदलीब के साथ तौहीन और नफरत आमेज़ रवैया रखने जाना, अंदलीब का नशा करना, लेट नाइट पार्टीज़ में जाना, उनकी इस हद तक बिगड़ने की वजह उन्होंने अंदलीब की ज़िंदगी की हर हकीकत अर्ज़म के सामने बयान कर दी थी। जिस सुनते अर्ज़म को अंदलीब के दुख से अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी हर मुलाकात में कही जाने वाली बातें याद आने लगी थी, जिसमें रोते हुए उसने अर्ज़म को बताया था कि वो बदकिरदार नहीं है और अर्ज़म से मोहब्बत की भीख मांगते कैसे उसने खुद को उसकी खातिर पूरी तरह से बदलने का यकीन दिलाया था। वो सिर्फ मोहब्बत की प्यासी थी, पूरी ज़िंदगी नफरत सहते और करते वो अपनी असल शख्सियत से न जाने कब क्या बन चुकी थी। अर्ज़म की आंखों के गोशों में हल्की सी नमी अटक गई थी। उसने सोच लिया था कि इस प्यारी लड़की को हमेशा सीने से लगा कर रखेगा, वह कोई गम उसके करीब नहीं आने देगा, उस पर मोहब्बतों की ऐसी बरसात करेगा कि वो अपनी पिछली सारी ज़िंदगी के सारे गम भूल जाएगी। मगर अर्ज़म ये नहीं जानता कि उस पर इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी क़यामत टूटने वाली है। अंदलीब बहुत मजबूत लड़की है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हर मुश्किल पल मुस्कुरा कर काटा है, कभी किसी को अपने अंदरूनी हालात से आगाह नहीं होने दिया, मगर एक चीज़ ने उसे तोड़ कर रख दिया है। डॉक्टर की बात पर अर्ज़म ने उसकी जानिब नासमझी से देखा था, जिसमें उन्होंने दराज में पड़ी फाइल निकाल कर अर्ज़म की जानिब बढ़ा दी थी। ये क्या है? अर्ज़म ने फाइल थामते सवालिया अंदाज में उनकी जानिब देखा था। अंदलीब की रिपोर्ट्स हैं, ये से थ्रोम्बोसिस है, उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है,
जो कि शुरू से इलाज ना करवाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसके ब्रेन को बहुत काफ़ी डैमेज कर चुका है। अंदलीब के पास सर्वाइवल के सिर्फ 20% चार्जेस मौजूद हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अज़म के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिरी थी। उसे लग रहा था डॉक्टर अदलिया ने ये भयानक खबर नहीं सुनाई थी, बल्कि कोई नोकीला तेज़ खंजर उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर घूम दिया था। ये आप क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदलीब तो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। अज़म नफ़ी में सर हिलाते इत्तला हकीकत मानने से इनकारी था। जब्त के चक्कर में उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी अफसोस के साथ, मगर ये बिल्कुल सच है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अंदलीब अपने बचने के 20% चांसेस को लेना ही नहीं चाहती। उसने अपना इलाज करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया है और मुझे किसी को भी बताने से सख्ती से मना किया है। डॉक्टर अदलिया की बात पर अज़म ने गुस्से भरी नज़र से उनकी जानिब देखा था। तो वो तो है ही पागल लड़की, मगर आप भी उसकी बातों में आ गई। एनीवेज, जो आप लोगों ने करना था कर लिया, टाइम ज़ाया करके अब जो होगा वो मैं करूँगा ना। अंदलीब खालिद तो कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अज़म नीचे गिरी। फायर उठाते एक अज़म के साथ उठता वहाँ से उठ गया था। अज़म वहाँ से तो हिम्मत करके उठ गया था, मगर इतना जानलेवा इंकशाफ सुनकर इसका दिल धाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर डाले, खुद को बाहर से मजबूत जाहिर करता हुआ अंदलीब की तकलीफ अंदर से टूट रहा था। अंदलीब को बेइज्जत किए जाने वाला हर लम्हा याद करते अज़म खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वो इतना बेहिस और बेरहम कैसे हो सकता था? वो कैसे उस लड़की की सच्चाई नहीं जब पहचान पाया था? वो हर बार उसे अपने करीब आने पर पहले से भी ज़्यादा बुरे इल्ज़ामात लगाकर खुद से दूर झटक देता था। तो उसका मतलब अंदलीब के सर में शदीद दर्द होना वो इस सब की अलामत थी। ओ मेरे खुदाए, मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकता हूँ? आज सुबह भी तो ऐसी हालत हुई थी उसकी, इससे पहले इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी, इसमें इतना मजीद तड़प रहा है। अज़म का बस नहीं चल रहा था कि अपनी कोताही और बेरहमी पर खुद को बहुत बड़ी सजा दे डाले, मगर इस वक्त उसके जोश से नहीं बल्कि पूरे होश से काम लेते अंदलीब के साथ ये जंग लड़नी थी। अपनी अंदलीब, अपनी मोहब्बत को हर हाल में बचाना था, उसको कुछ नहीं होने देना था। अज़म ने अपनी आंखों से न जाने कब निकल आने वाले आंसू को बेदर्दी से झटकते मोबाइल उठाते लंदन में मुकीम अपने दोस्त, जो एक बहुत बड़े काबिल न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन थे, को कॉल मिलाई थी। वो अंदलीब को बचाने की खातिर किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका था।